हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLB डिजिटल क्लासेस में। आज हम पढ़ाने वाले आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी से दिखाए गए चित्र के अनुसार जुड़े हैं। तो यहाँ पर इनकी गणना करना है। पहला क्या है, परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरा क्या है, परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा ज्ञात करना है। और यहाँ पर देखो, जो पहला चित्र दिया गया है 10 ओम और 40 ओम, यहाँ पर देखें तो देखो ये दो धाराओं में डिवाइड हो रहा है, यानी यहाँ पर जो क्रम लगेगा प्रतिरोध का वो समांतर क्रम का होगा। तो यहाँ से यानी लिख लेते हैं R1 बराबर 10 ओम तथा R2 बराबर 40 ओम समांतर क्रम श्रेणी में जुड़े हैं, समांतर क्रम श्रेणी में है, समांतर क्रम संयोजन में है, लिख लेंगे संयोजन में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। यहाँ से 1/R डैश बराबर 1/R1 का मान देखो 10 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस R2 का मान 40 है, तो 1/40 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/R डैश बराबर इनका देखो हर सेम करेंगे तो 40 हो जाएगा, और यहाँ से 10 चौक 40 हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ से 1/R डैश बराबर 4 1 5 हो जाएगा, बटे में 40 है, तो 5 1 कम 5 और 5 8 40, यानी 1/R डैश का मान 1/8 है। यहाँ से यदि R डैश बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, 8 ओम। यहाँ पर अब दूसरा क्रम देखिए, यहाँ से तो देखो यहाँ पर भी देखो ये 3 धाराओं में डिवाइड है, तो यहाँ पर भी जो प्रतिरोधों का क्रम होगा ये भी समांतर क्रम प्रतिरोध होंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे देखो, यहाँ से R1 R2 मान चुके थे, ये R3 हो जाएगा, 30 ओम है। R4 बराबर 20 ओम और R5 बराबर 60 ओम समांतर क्रम संयोजन में है, समांतर क्रम संयोजन में है, संयोजन है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध यहाँ से ज्ञात करेंगे तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/, देखो यहाँ पर R डैश माने थे, यहाँ पर R डबल डैश ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R3 का मान 30 है प्लस R4 का मान 20 है, तो 1/20 हो जाएगा प्लस R5 का मान 1/60 है। तो यहाँ पर देखो इसका जो लासा होगा वो मैक्सिमम 60 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/R डैश बराबर 60 हो जाएगा, 30 दूना 60 होगा, यानी यहाँ पर 30 हो जाएगा प्लस 20 3 60 3 हो जाएगा, और प्लस का 60 कम 60 यानी 1 रहेगा। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 3 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, यानी यहाँ से 1/R डैश सॉरी R डबल डैश बराबर 1/6 में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 दाम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 1/R डैश बराबर 1/10 है, यानी यहाँ से R डबल डैश बराबर कितना आ गया, 10 ओम। पहली कंडीशन क्या थी कि परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो यहाँ से परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। परिपथ में कुल प्रतिरोध तो सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ से, अब देखो यहाँ पर जो प्रतिरोध निकल के आया है वो 10 ओम है। तो इन दोनों को देखें तो ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो यहाँ से जो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश हो जाएगा। तो यहाँ से मान पुटअप करेंगे, R डैश का मान 8 ओम है प्लस R डबल डैश 10 है, तो यहाँ से हो जाएगा R बराबर 10 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18 ओम, यानी इसका
कुल प्रतिरोध कितना होगा, 18 ओम हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, परिपथ में प्रवाहित धारा यानी संपूर्ण धारा ज्ञात करना है। तो इधर का पार्ट यहां से हटा देते हैं। यहां से सेकेंड पॉइंट, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा। यहां से देखो ओम के नियम से क्या होता है, V अपान आई आर होता है। यहां से I बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपान आर हो जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा V अपान आर। यहां से मान पुटअप करेंगे, V बराबर देखो दिया गया है यहाँ पर 12 वोल्ट है, तो V का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और बटे में R का मान 18 ओम आया है, तो बटे में कितना हो जाएगा, 18। इसको डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, यानी I बराबर हो जाएगा 2 अपान में 3। तो यहाँ से इसको यदि भाग देंगे 3 से 2 को, तो ये आ जाएगा 3 छंग 18, 2 बचेगा, 3 छंग 18। फिर देखो ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6.68 एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका हम भाग देंगे, जैसे 3 से हम 2 को भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ से 0 बढ़ेगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। फिर 2 बच रहा है देखो यहाँ पर, फिर 3 छंग 18, तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको भाग देंगे तो क्या आ रहा है, 0.6। देखो 6 बार बार बढ़ता चला जाएगा, तो यहाँ एक संख्या बढ़ा के लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0.67 एम्पियर। ये क्या हो जाएगा, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इसका, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 250 वोल्ट लिखा है, ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है बल्ब का प्रतिरोध तथा दूसरा बल्ब में प्रवाहित अधिकतम धारा I का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो जो 100 वाट है ये P का मान हो जाएगा, तो P बराबर दिया गया यहाँ पर 100 वाट और विभवांतर V बराबर दिया गया है 250 वोल्ट। पहला पॉइंट है बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो जो सूत्र यूज करेंगे वो होगा P बराबर V² बटे में R। तो इस सूत्र से हम यहाँ से R का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से इसका पहला पॉइंट है बल्ब का प्रतिरोध। देखो यहाँ से बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो R बटे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में, तो P इंटू में है, तो ये हो जाएगा V² और P देखो बटे में चला जाएगा, तो बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर P। यहाँ से मान रखेंगे V² का मान देखो V बराबर 250 है, तो इसका V² है तो 250 गुणे 250 लिख सकते हैं, और बटे में P है और P का मान कितना 100 है। यहाँ से देखो 0 से 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो R बराबर आ जाएगा 25 गुणे 25। 25 का गुणा 25 से करेंगे तो ये आ जाएगा 625 ओम। ये हो गया बल्ब का प्रतिरोध। यहाँ पर देखो इसका दूसरा पॉइंट है बल्ब में प्रवाहित अधिकतम धारा ज्ञात करना है। तो P I और V के पदों में फार्मूला होता है I बराबर होता है P अपान V, क्योंकि यहाँ से देखो P बराबर निकाले तो P बराबर क्या होता है, V I के होता है, और यहाँ से यदि I बराबर निकालेंगे तो P अपान में क्या हो जाएगा, V इंटू में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ से इस सूत्र से यहाँ पर धारा का मान ज्ञात करेंगे, डी पॉइंट में लिखेंगे I अधिकतम मान इसका ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा P अपान V, P बटे में V हो जाएगा। यहाँ से देखो P का मान कितना दिया गया, P बराबर 100 है और V बराबर 250 है, तो ये हो जाएगा 100 और बटे में 250। तो यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 बटे में 25 होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूना 10 और 50 25, यानी 2 बटे में 5 आ जाएगा। 5 से यदि हम 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा और 5 चौक 20 हो जाएगा।
तो यानी इसका मान आ जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो ये धारा का मान हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात क्या होगी। देखो प्रकृति और क्षमता दोनों ज्ञात करना है। और यहाँ पर निकट दृष्टि दोष दिया गया। देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष है इसलिए इसमें जितनी भी दूरियां होंगी वो माइनस में लेंगे। तो यहाँ से जो v बराबर होगा बिंदु नेत्र के सामने देखो 80 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर v बराबर जो होगा वो है -80 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो लेंस की यानी वस्तु जो होगी u बराबर वो -इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर u का मान, तो यहाँ से लेंस का सूत्र लगाएंगे। लेंस के सूत्र से यहाँ से देखो f बराबर यानी फोकस ज्ञात करना है सबसे पहले। तो यहाँ से क्या करेंगे, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होगा। तो 1/f बराबर 1/v का मान -80 है तो 1/में -80 हो जाएगा और -1/- इनफाइनाइट हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/इनफाइनाइट देखो ये 0 बन जाएगा टोटल। तो यहाँ से 1/f बराबर जो आएगा 1/-80 होगा। यानी यहाँ से f बराबर ज्ञात करेंगे तो f बराबर यदि तुलना करेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा -80 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, इसको यहाँ पर मीटर में चेंज कर लेंगे। यदि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा -80 और बटे में कितना हो जाएगा 100 मीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। देखो एक अंक बाद दशमलव लगेगा तो f बराबर कितना हो जाएगा -0.8 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्या याद करना था, लेंस की प्रकृति याद करना। तो देखो लेंस कैसा होगा, तो यहाँ पर लेंस अवतल लेंस होगा। यहाँ पर यदि देखें फोकस दूरी देखो माइनस में आ रही है तो लिख सकते हैं यहाँ पर फोकस दूरी, फोकस दूरी -0.8 मीटर है। अतः लेंस, अतः अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। और दूसरा पॉइंट दिया गया है इसकी क्षमता ज्ञात करना। देखो P बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f के। तो ये हो जाएगा P बराबर f का मान है 0.8 1/0.8। यहाँ से देखो दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो P बराबर आ जाएगा -10/8। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंची 10 हो जाएगा और 2 चौको 8 हो जाएगा। यानी P बराबर 5 -5/4 हो जाएगा। यहाँ से देखो यदि 5 को हम 4 से भाग देंगे यानी यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा। एक बच्चे का दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 बचेगा 0 उतारेंगे 4 पंचे 20 यानी इसका मान आ जाएगा डिवाइड करने पर 1.25। तो यहाँ से जो लेंस की क्षमता होगी हो जाएगी -1.25 डायोप्टर। तो ये लेंस की क्षमता होगी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो इसमें जो भी क्वेश्चन हो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखो अवतल दर्पण और फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या वह वास्तविक होगा। तो यहाँ पर देखो अवतल दर्पण इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो फोकस दूरी को f से लिखते हैं, f बराबर कितना हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर देखो जो वस्तु है v बराबर वो -10 सेंटीमीटर है। इसका प्रतिबिंब ज्ञात करना है, सॉरी ये u बराबर है -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दर्पण के सूत्र से, दर्पण के
सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहाँ से मान पुटअप करेंगे, 1/f का मान है -5 बराबर 1/u का मान है -10 प्लस 1/v। 1/-10 को 75 करेंगे तो -1/5 इधर आएगा, तो प्लस का 1/10 बराबर 1/v। 1/v को आगे लिख लेते हैं, तो 1/10 माइनस 1/5। यहाँ पर देखो इसका यदि लासा लेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ से 1/v बराबर 1/10 हो जाएगा। तो 10 एकम 10 और 5 दूना 10 यानी 2/1 -2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/v बराबर -1/10 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/v बराबर -10 लिख सकते हैं। तो v बराबर जब तुलना करेंगे तो यहाँ से -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से पूछ रहा है कि क्या वह वास्तविक होगा। तो यहाँ पर देखो जो इसकी दूरी है सभी माइनस में है, तो क्या लिख सकते हैं, यदि ये प्लस में होता तो कैसा होता, ये आभासी होता, लेकिन ये प्लस में माइनस में, इसलिए क्या लिख सकते हैं कि ये वास्तविक होगा। तो लिख सकते हैं हाँ प्रतिबिंब, क्योंकि अतः प्रतिबिंब -10 सेंटीमीटर पर बनेगा तथा वास्तविक होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक का क्रमशः दिया गया 4/3 तथा 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इसको लिख सकते हैं ANW, ये दिया गया है 4/5। और दूसरा क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का, तो इसको लिख सकते हैं ANG फॉर ग्लास होगा, यानी कांच होगा। इसका अपवर्तनांक है 3/2। तो यहाँ से देखो पहला ज्ञात करना है, पहला जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा, जल के सापेक्ष देखो ज्ञात करना है तो WNG हो जाएगा। तो यहाँ से यदि इसका सूत्र देखें तो ये हो जाएगा, देखो W आ गया तो ये बटे में आएगा, यानी ये हो जाएगा ANG और बटे में ANW के होगा। यहाँ से मान पुटअप करेंगे तो AN यानी एरिया ऑफ G का देखेंगे तो ये दिया गया 3/2 और एरिया का यानी वायु के सापेक्ष जल का जो है वो 4/5 है। 4/5 यदि इसको गुणे में लिखेंगे तो 3/2 गुणे में 5/4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3×5 = 15 और बटे में यहाँ पर देखो 4/3 दिया गया है, तो ये 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 4/3 पुटअप करेंगे इसका मान, इसको गुणे में लिखेंगे तो 3/2 और गुणे में 3/4 हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, बटे में 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कांच के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा वो 9/8 होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ से दूसरा पॉइंट ज्ञात करना है, कांच के सापेक्ष जल का, देखो कांच के सापेक्ष जल का यानी WNG ज्ञात करेंगे, यहाँ से GNW ज्ञात करेंगे। तो ये देखो G आ गया तो ये बटे में आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं ANW बटे में ANG लिख सकते हैं। यहाँ से देखो मान पुटअप करेंगे तो ANW का मान है 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 बटे में ANG का मान है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। इसको गुणे में लिखेंगे तो 4/3 गुणे 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका 4/2। तो यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो जाएगा 4/3। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट भी कर लिया होगा। तो लाइक और कमेंट भी करते रहिए और दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।